झारखंड में मौजूद जमशेदपुर के इस मॉडर्न शहर में एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माँ बाप के साथ कुछ ऐसा कर डाला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की ये चौंका देने वाली सच्ची घटना पटना और जमशेदपुर नाम के शहर के इर्द गिर्द घूमती है। पटना में रहने वाले भूपेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी और उसकी पत्नी की मौत का कारण उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी बनने वाली है। भले ही ये लड़की 14 साल की नाबालिग थी, लेकिन उसकी मर्दों की लत और अपने बॉयफ्रेंड से शारीरिक संबंध के लिए उसने अपने ही माँ बाप को मौत का ऐसा तोहफा दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। झारखंड में मौजूद जमशेदपुर के इस मॉडर्न शहर में रोजगार की तलाश में भूपेंद्र और सविता नाम का एक दंपत्ति आता है। लेकिन भूपेंद्र और सविता की कहानी की शुरुआत पटना से होती है। बिहार की राजधानी पटना में भूपेंद्र और सविता का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी इकलौती बेटी इन दोनों की जान थी। अब तक उन दोनों की इकलौती बेटी ही थी, इसलिए दोनों अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। जैसे जैसे भूपेंद्र और सविता की बेटी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके परिवार के खर्च भी बढ़ने लगे। भूपेंद्र कम पढ़े लिखे लोगों में थे, इसलिए पटना में उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिल पा रहा था। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई का बढ़ता खर्च भूपेंद्र को अंदर ही अंदर परेशान करता रहता। एक दिन भूपेंद्र अपनी बीवी सविता से राय मशवरा कर कहीं बाहर काम ढूंढने जाने की बात करता है। नौकरी की तलाश में भूपेंद्र अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर अलग अलग जगह पर काम ढूंढने निकल पड़ता है। कभी दिल्ली, कभी मुंबई तो कभी गुजरात तक भटकने के बाद भूपेंद्र को ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार को अच्छी सुविधा दे सके। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा और एक बार फिर भूपेंद्र वापस पटना लौट आता है। इसी दौरान उसे कहीं से पता चलता है कि झारखंड के जमशेदपुर में एक टेल्को नाम की कंपनी है, जहां उसे अच्छी सैलरी वाला जॉब मिल सकता है। ये बात सुनते ही भूपेंद्र अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ इस बार झारखंड के जमशेदपुर जाने की सोचता है। कुछ दिनों के बाद ट्रेन का टिकट बुक होता है और तीनों जमशेदपुर पहुंच जाते हैं। इस बार दोनों पति पत्नी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए दोनों को नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के 2-3 दिन बाद ही भूपेंद्र और उसका परिवार टेल्को कंपनी से कुछ दूर पर रहने लगते हैं। दोनों ने अपने अपने सेविंग्स को बचाकर कुछ समय बाद ही उन्होंने खुद का घर ले लिया। सालों बाद अब भूपेंद्र के पास अपना परिवार और अपना घर था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी की उम्र 14-15 साल के करीब थी और इस समय वो बर्मा माइंस के बीपीएम हाई स्कूल में 9th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। तारीख थी 7 अगस्त 2022। इस दिन भूपेंद्र अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रात का खाना साथ में खाते हैं और क्योंकि दोनों को सुबह अपने अपने ड्यूटी पर निकलना था, इसलिए दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। लेकिन 8 तारीख की सुबह भूपेंद्र के पड़ोसी कुछ अजीब महसूस करते हैं, क्योंकि हर दिन की तरह न तो आज भूपेंद्र बाहर अखबार पढ़ रहा था और न ही उसकी पत्नी सविता झाड़ू लगा रही थी। पड़ोसियों के लिए चौंकाने वाली बात थी कि भूपेंद्र के घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। भूपेंद्र और उसकी पत्नी का व्यवहार पड़ोसियों से काफी अच्छा था, इसलिए पड़ोसियों को इन दोनों की चिंता होने लगी। पड़ोसियों को कुछ संदिग्ध लगा, इसलिए बिना देरी किए वे घर के अंदर आंगन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे घर में कोई नहीं है। आंगन से गुजरते हुए कुछ लोग जैसे ही भूपेंद्र के कमरे की तरफ जाते हैं, तब दरवाजे की चौखट पर खून के छींटे देखकर पड़ोसियों के होश उड़ जाते हैं। जब वे कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर का माहौल किसी क्राइम सीन से कम नहीं था। पूरा कमरा खून से लाल पड़ा था। ये खून किसी और का नहीं बल्कि भूपेंद्र और उसकी पत्नी का था। दोनों के सर पर किसी भारी चीज से मारा गया था, जिससे दोनों के सर में छेद हो चुका था। दिल दहला देने वाला यह मंजर जब पड़ोसियों ने देखा तो उन्होंने तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को इसकी जानकारी दी। इस वक्त एक पड़ोसी का ध्यान उसकी 15 साल की बेटी की तरफ जाता है। जब पुलिस ऊपरी तौर पर लाश की शिनाख्त करती है तो पाती है कि दोनों पति पत्नी मर चुके हैं। पड़ोसियों की जानकारी के अनुसार अब पुलिस के लिए भी ये चौंकाने वाली बात थी कि आखिर 15 साल की नाबालिग लड़की कहाँ गई। पुलिस और पड़ोसियों का मानना था कि किसी ने आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए भूपेंद्र और उसकी पत्नी को मार डाला और उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। पुलिस के लिए एक तरफ इस केस को सुलझाना था, वहीं दूसरी तरफ लड़की की जान को भी बचाना था। पुलिस ने तुरंत अपनी एक टीम को उस लड़की को ढूंढने में लगा दिया। घटनास्थल पर पुलिस और फोरेंसिक टीम अपनी अपनी जांच में लग गई। भूपेंद्र की डेड बॉडी बेड के गद्दे पर पड़ी थी और उसके सर के ऊपर तकिया रखा था। जब पुलिस ने डेड बॉडी को नीचे उतारा तब उसी गद्दे के नीचे खून से सना एक सुसाइड नोट मिला। इस सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी माँ को ये शक था कि मेरे
पिता का नाजायज संबंध मेरी बड़ी मम्मी से चल रहा है, इसलिए हर दिन मेरी मम्मी और मेरे पापा के बीच झगड़ा होता था। ऐसा ही झगड़ा कल भी हुआ। झगड़े में मेरे पिता ने मेरी मम्मी को मार डाला। यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने भी अपने पिता को मार डाला और अब मैं भी आत्महत्या करने जा रही हूँ। इस चौंकाने वाली सुसाइड नोट को पढ़कर पुलिस के लिए एक बात तो साफ हो चुकी थी कि यह खत लिखने वाली लड़की भूपेंद्र की बेटी थी और वो किडनैप नहीं बल्कि अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। लेकिन पुलिस को यह बात थोड़ी अटपटी सी लग रही थी, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि दोनों पति पत्नी काफी खुश रहा करते थे। पड़ोसियों से भी दोनों के काफी अच्छे संबंध थे और हत्या वाले दिन भी उनके घर से लड़ाई झगड़ा और चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई थी। पड़ोसियों के इस बयान से इस बात पर मोहर लग चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। लेकिन जब तक लड़की लापता थी तब तक किसी भी नतीजे तक पहुंचा नहीं जा सकता था। पति पत्नी की हत्या की खबर पटना में रहने वाले उनके परिवार को भी भेजी जाती है। हत्या की खबर सुनते ही पटना में रहने वाले भूपेंद्र के सभी रिश्तेदार जमशेदपुर आ पहुंचते हैं। भूपेंद्र के परिवार के लोगों ने बताया कि भूपेंद्र ट्रक पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया करता था। उसका काम लाल बाबा गोदाम में चलता था। भूपेंद्र का एक भाई है जिसका नाम जितेंद्र है। पुलिस ने घटना का पूरा विवरण भूपेंद्र के परिवार वालों को बताया। साथ ही उन्होंने खून से सना वो सुसाइड नोट उनके परिवार वालों को दिखाया। ये सुसाइड नोट देखकर भूपेंद्र की एक बहन ने इसमें लिखे गए शब्दों को ध्यान से देखा और इस हत्याकांड में चौंका देने वाली कड़ी को जोड़ा। भूपेंद्र की बहन का कहना था कि इस चिट्ठी की हैंडराइटिंग उस लापता लड़की की नहीं है। वो इतनी शुद्ध हिंदी नहीं लिखती है और न ही वो लिखते समय इतनी गलतियां करती है, क्योंकि सुसाइड नोट में हर दूसरे तीसरे शब्द के बाद शब्दों को काटा गया था। इसलिए परिवार वालों का मानना था कि यह सुसाइड नोट किसी ने जबरदस्ती लिखवाया है। अब पुलिस के सामने एक दूसरी कहानी घूमने लगी, जिसमें उन्हें लगने लगा कि हो सकता है कोई चोरी करने के इरादे से घर में घुसा, पति पत्नी की हत्या की और जबरदस्ती 15 साल की नाबालिग लड़की से एक सुसाइड नोट लिखवाकर उसे किडनैप कर ले गए, ताकि पुलिस वाले लड़की को दोषी मानकर उसकी खोजबीन में ही उलझे रहे। खैर, इस हत्याकांड के पीछे हत्यारा जो कोई भी था, उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसमें पड़ोसी से लेकर पुलिस वाले सभी उलझे पड़े थे। इसी बीच भूपेंद्र और उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के टेबल पर आया और जब पुलिस ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ा तब पुलिस को इस बार कई अहम जानकारी हाथ लगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भूपेंद्र और उसकी पत्नी की मौत सर पर गहरी चोट लगने के कारण हुई थी। हैरान करने वाली बात थी कि दोनों के सर पर किया गया यह वार एक ही समय में किया गया था, जो किसी 15 साल की छोटी लड़की का काम नहीं हो सकता था। पुलिस अगर सुसाइड नोट में लिखे गए बात पर गौर करती तो हो सकता था कि भूपेंद्र ने अपनी पत्नी को मारा, इसलिए उसकी पत्नी के सर पर लगा चोट गहरा था। लेकिन नोट में लिखे गए बयान के अनुसार भूपेंद्र को उसकी 15 साल की बेटी ने मारा था। लेकिन 15 साल की एक छोटी लड़की के लिए इतना जोरदार चोट मारना नामुमकिन था। ये कुछ ऐसे तमाम सवाल थे जो इस हत्या के पीछे की कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे, साथ ही साथ उस सुसाइड नोट को फेक प्रूव कर रहे थे। इसी बीच पुलिस कई दिनों तक अपनी छानबीन जारी रखी और उस लड़की की तलाश लगातार करती रही। पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ करने और जगह जगह पर उस लड़की की छानबीन करने के बाद पुलिस को एक खबर मिली कि पास के बिरसा नगर इलाके में उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की को लोकेट किया गया है। पुलिस की एक टीम तुरंत भागते भागते बिरसा नगर जा पहुंची और वहां से उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी में वो लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक लड़का भी था। ये दोनों कई दिनों से यहाँ साथ रह रहे थे। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और यहाँ से जो कहानी निकलकर सामने आती है वो एक नाबालिग लड़की के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह था। दरअसल पुलिस जिस लड़की को अब तक बेचारी, मासूम और नाबालिग समझ रही थी, वो इस हत्याकांड की सबसे मेन विलन थी। वो इस अपराध में अकेली नहीं बल्कि अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ शामिल थी। इस पूछताछ में लड़की ने अपना नाम और इस हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखी। यह नाबालिग लड़की है, इसलिए इस वीडियो में हम इस नाबालिग लड़की का काल्पनिक नाम नेहा रखते हैं। नेहा ने जिस लड़के के साथ मिलकर अपने ही माँ बाप की हत्या की थी, उस लड़के का नाम सलील था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस लड़के की उम्र शायद आपको चौंका सकता है, क्योंकि एक तरफ 15 साल की नेहा और दूसरी तरफ 37 साल का सलील। दोनों के बीच उम्र में 22 साल का अंतर था। सलील का अपनी उम्र से इतनी कम उम्र की लड़की की ओर आकर्षित होना अपने आप में एक शर्मिंदा कर देने वाली बात थी। सलील नेहा को काफी समय पहले से ही पसंद करता था। दोनों एक दूसरे के साथ एक लंबा समय गुजार चुके थे, लेकिन एक 37 साल के लड़के का 14 साल की लड़की से प्यार करने का कोई मतलब नहीं बनता था। मतलब था तो बस शारीरिक संबंध बनाना। इतने लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद नेहा को भी शारीरिक संबंध बनाने की लत लग चुकी थी, क्योंकि दोनों की उम्र का यह गैप इन्हें शादी की मंजूरी नहीं दे सकता था। इसलिए अक्सर दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए होटल में जाते थे। लेकिन नेहा की उम्र 18 साल से कम होने के कारण कोई भी होटल वाले उन्हें रूम देने से मना कर देते। लेकिन कुछ समय के बाद नेहा ने सलील के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने और होटल में कमरा न मिलने की परेशानी का एक अचूक तोड़ निकाला और सलील से कहा कि मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है,
मेरे पापा उसे किराए पर लगाने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे हैं। अगर तुम उनसे जाकर खाली कमरा किराए पर ले लो तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके बाद ना तो हमें छिप छिप कर मिलना पड़ेगा और ना ही हमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी होटल में आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत होगी और हम दोनों एक ही छत के नीचे सब कुछ कर सकते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नेहा का यह आइडिया सलील के दिमाग में बैठ गया और अगले दिन सलील नेहा के घर पहुंचकर उसके पिता यानी भूपेंद्र से घर किराए पर लेने की बात करता है। लेकिन शुरू में भूपेंद्र कमरा किराए पर देने से मना कर देते हैं, लेकिन सलील एक बार और कोशिश करते हुए कहता है कि आप चाहो तो मैं थोड़ा ज्यादा किराया दे सकता हूँ। पैसों की बात आते ही भूपेंद्र सलील को किराए पर कमरा देने के लिए राजी हो जाता है। फिर क्या था, सलील और नेहा को एक छत के नीचे रहने का मौका मिल गया और भूपेंद्र को एक किराएदार मिल गया जो उसे अधिक पैसे देने को तैयार था। लेकिन जो आगे होने वाला था इस बात की भनक ना तो भूपेंद्र को थी और ना ही उसकी पत्नी सविता को। कमरा किराए पर लेने के बाद अब नेहा का प्रेमी उसके घर में अपनी 14 साल की गर्लफ्रेंड के साथ एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। एक छत के नीचे रहने का यह सिलसिला कई महीनों तक जारी रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया इन दोनों की हिम्मत और हिमाकत दोनों बढ़ने लगी। लेकिन इन कुछ महीनों के दरमियान नेहा के माँ बाप नोटिस करने लगे कि सलील का चाल ढाल और व्यवहार उसकी बेटी नेहा के लिए सही नहीं है। लेकिन भूपेंद्र ने सलील और नेहा के एज गैप को देखते हुए मन की शंका मानकर चुप रह गए। इस बात को कुछ दिन हुए थे कि इसी दौरान एक दिन भूपेंद्र ने अपनी बेटी और अपने किराएदार सलील को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी बेटी के साथ ऐसी हालत में सलील को देखते ही भूपेंद्र का गुस्सा सर पर चढ़ गया और उसी समय भूपेंद्र ने सलील को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी बेटी को भी डांटा, फटकारा और सलील से दूर रहने को कहा। लेकिन नेहा को अब तक सलील की ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसके लिए उसकी माँ बाप की सलाह उसे जहर की तरह लगने लगी थी, क्योंकि कहीं न कहीं नेहा सलील से शादी करना चाहती थी। लेकिन सलील के मन में क्या था ये कोई नहीं जानता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेहा सलील के कांटेक्ट में थी। घर से कोई बहाना करके नेहा अक्सर सलील से मिलने जाया करती और नए मोबाइल नंबर से उससे बात भी किया करती। लेकिन दोनों को ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल ये बात भूपेंद्र को पता चल जाएगी और उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए दोनों ने एक साथ रहने के लिए एक बार फिर से एक जबरदस्त प्लान बनाया। इस बार प्लान घर से भागने का था। प्लान फिक्स होने के बाद 7 अगस्त 2022 को सलील रात के 2:30 बजे नेहा के घर पहुंचता है। इधर नेहा अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी, लेकिन रात के अंधेरे में कुत्ते की भौंकने की आवाज से भूपेंद्र की नींद खुल गई और जब उसने बाहर आकर देखा तो सलील और नेहा को सामान के साथ घर से निकलते देख लिया। लेकिन इससे पहले कि भूपेंद्र उन दोनों से सवाल जवाब करते, उससे पहले ही सलील ने भूपेंद्र के सर पर एक हथौड़े से जोरदार वार कर दिया। हथौड़ा इतना जोरदार तरीके से मारा गया था कि एक ही हथौड़े में भूपेंद्र जमीन पर गिर पड़े। दूसरी तरफ मारने पीटने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सविता की भी नींद खुल गई। सविता अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल सुन पड़ जाती है और वो भी चीखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके गले से आवाज निकलने से पहले ही नेहा पास में रखा कुकर उठाकर अपनी माँ के सर पर मारती है। लेकिन फिर भी सविता अपने पैरों पर खड़े होकर पड़ोसी को आवाज लगाने की कोशिश करती है और दूसरी बार सलील नेहा से प्रेशर कुकर लेकर सविता के सर पर तब तक मारता रहता है जब तक सविता की मौत नहीं हो जाती। अब यह मामला इतना आगे बढ़ चुका था कि अब इन दोनों का बचना नामुमकिन था। इसलिए एक बार फिर से दोनों ने मिलकर एक और प्लान बनाया। दरअसल यह प्लान नहीं बल्कि इन्होंने अपने बचाव के लिए एक कहानी तैयार की और इस कहानी का मेन किरदार सुसाइड नोट था जो पुलिस की छानबीन के दौरान बिस्तर के नीचे मिला था, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। ये सुसाइड नोट नेहा ने सलील के कहने पर लिखा था। घर में 2 लाश पड़े होने के बावजूद सुसाइड नोट लिखने के दौरान नेहा बार बार गलती कर रही थी। जब पुलिस को यह सुसाइड नोट मिला उसमें कई शब्द लिखकर काटे गए थे, जिससे पुलिस की एक थ्योरी के अनुसार सुसाइड करने वाला कोई भी व्यक्ति बड़ी फुर्सत से बैठकर सुसाइड नोट लिखता है, इसलिए उसके लिखे गए सुसाइड नोट में गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। फिर ऐसे में नेहा ने अपने सुसाइड नोट में इतनी सारी गलतियां कैसे की, ये बात पुलिस को अटपटी लगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के जांच के दौरान दोनों दंपति की हत्या करने में प्रयुक्त हथौड़ा और प्रेशर कुकर को घटना स्थल से बरामद किया गया, जिस पर केवल इन्हीं दोनों के फिंगरप्रिंट थे। पुलिस ने पूरे कांड का खुलासा करते हुए 14 साल की नाबालिग नेहा और उसके प्रेमी सलील को गिरफ्तार किया। पुलिस की कस्टडी के अंदर दोनों ने जो बयान दिया उसे सुनकर जितना हैरान पुलिस वाले थे उतना ही हैरान भूपेंद्र के परिवार और पड़ोस वाले भी थे। पूरी थ्योरी सामने निकल कर आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर एक चार्जशीट फाइल की और दोनों को सुनवाई के लिए भेज दिया। इस सच्ची घटना में जो भी हुआ और जो भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए उसे देखकर इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि एक 14 साल की लड़की एक 37 साल के लड़के से इतना प्यार कैसे कर सकती है कि वो अपने नाजायज संबंध के लिए अपने ही माँ बाप को मार डाले। ऐसे प्यार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यह प्यार नहीं बल्कि सलील को शरीर की भूख थी और नेहा को मर्द की लत लग चुकी थी। इसलिए दोनों ने अपने अपने भूख को पूरा करने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान बनाए और उस प्लान का शिकार
भोले भाले माँ बाप को झेलना पड़ा। झारखंड के जमशेदपुर में घटी ये सच्ची घटना को अगर हम एक लाइन में सम अप करें तो कहना गलत नहीं होगा कि आज के सोशल मीडिया और मॉडर्न युग में कहां, किसका और कैसा संबंध निकल जाए और कौन किसके साथ कैसे रिश्ते में है, ये कहा नहीं जा सकता। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।